हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में और साथ में हम ये देखेंगे कि इन पावर्स की हिस्ट्री क्या रही है और आज के संदर्भ में, आज के रेफरेंस में इन पावर्स की एग्जिस्टेंस क्या है। तो देखो, ये तो एक बहुत ही पॉपुलर ओपिनियन है। इंडिया में हर आम इंसान को ये बात पता है कि प्रेसिडेंट के पास में इंडिया में ज़्यादा पावर्स नहीं है। जो ऑल पर्पसेस के लिए जो प्रैक्टिकल पावर्स हैं वो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर के पास में है या फिर कैबिनेट के पास में। ठीक है, तो आखिर ये हुआ कैसे, अपन पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं, फिर अपन ये समझते हैं कि क्या एक्चुअल में प्रेसिडेंट बिल्कुल पावरलेस है या पावर्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, 1976 के पहले क्या था। मतलब जो आर्टिकल 74 है, जो कि बिल्कुल बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो ये बात बोलता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब 1976 के पहले क्या था कि सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। 74 जो आर्टिकल है उसके अंदर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। और ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि इस एडवाइस को मानना कंपलसरी होगा प्रेसिडेंट के लिए। तो ऐसा पॉसिबल था कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो रूलिंग पार्टी के फेवर का नहीं है, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसी चीज़ लेकर के आई, गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा बिल लेकर के आई जहाँ पे प्रेसिडेंट को असेंट देना है, अप्रूवल देना है उस बिल को एक्ट बनाने के लिए, और वो प्रेसिडेंट जो है वो रूलिंग पार्टी के फेवर के नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं उस बिल को एक्ट बनाने से पहले कि नहीं, मैं तो असेंट नहीं दूंगा। तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया, कि वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, जिसमें इन्होंने ये बोला, पार्लियामेंट ने, कि भाई जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, उस एडवाइस को मानना कंपलसरी होगा। मतलब लैंग्वेज एग्जैक्टली ये कहती है कि देयर शैल बी a council of ministers to aid and advise the president, and the president shall work in accordance with that aid or advice। इसका मतलब ये हुआ कि कंपलसरी कर दिया किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, कि आप जो भी एडवाइस आपको टेंडर की जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, उस एडवाइस को आपको मानना पड़ेगा। अब जैसे ही ये किया पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी, मतलब गवर्नमेंट के कोई भी प्रकार के बिल के ऊपर, कोई भी प्रकार का जो एक्ट लाना चाहती है, कोई भी अमेंडमेंट लाना चाहती है, उसके ऊपर एक बिल्कुल उस पावर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मतलब प्रेसिडेंट को एक्चुअल में एक रबर स्टैम्प बना के छोड़ दिया गवर्नमेंट ने कि नहीं नहीं यार, अब तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। और उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जस्टिफिकेशन ये दिया कि बिकॉज इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो प्रेसिडेंट है, उसके हाथ में इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए। वेल ठीक है, जस्टिफाइड लगता है सुनने में, और हो सकता है उस टाइम के हिसाब से जस्टिफाइड भी हो। तो प्रेसिडेंट के हाथ में इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए, पावर्स जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में होनी चाहिए। और क्योंकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट चुन करके आकर के बैठती है लोकसभा में, तो जो मैक्सिमम पावर है उस गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं जिनको रोका जा सकता है इन द नेम ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स, इन द नेम ऑफ fundamental rights, in the name of protecting the fundamental rights of people, a lot of powers of government can be curtailed। तो इस चीज़ का हवाला देते हुए उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम की गवर्नमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आई 1976 में, जिसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर्स को लगभग खत्म कर दिया गया। फिर इस स्टोरी के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट। गवर्नमेंट चेंज हो गई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, और उस समय की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो इलेक्शंस में हार गई। ठीक है, तो अब जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इस तरीके से तो प्रेसिडेंट की पावर्स को खत्म क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, एक नया अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए कॉन्स्टिट्यूशन में, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। तो उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें उन्होंने बोला कि नहीं भाई, जो एडवाइस दी जा रही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दे रहे हैं, देखो 1976 में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इस एडवाइस को तो कंप्लीटली मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, मानना ऐसे तो नहीं बोल सकते, अभी थोड़ी बहुत तो पावर देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को। तो एक काम करो, प्रेसिडेंट है ना, एक बार है ना, वापस कंसिडरेशन को दोबारा भेज सकता है कि भाई आप रिकंसिडर करके आओ इस चीज़ को। ठीक है, इस एडवाइस को एक बार वापस भेज सकता है प्रेसिडेंट। और ऐसा होते ही
भाई वापस से जान फूक दी पावर्स की, फिर से पावर आ गई प्रेसिडेंट के पास में कि हाँ यार, एक बार मना करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपने सुना है लास्ट टाइम कब ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट के पास में बिल भेजा है, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद में है, और उस बिल को साइन करने से मना कर दिया वो प्रेसिडेंट ने। नहीं सुनने को मिलता है, मोस्टली अग्री ही करते हैं। तो ये एक बार की जो पावर थी, ये बहुत बड़ी पावर थी। अगर एक बार भी प्रेसिडेंट मना कर दे तो गवर्नमेंट को बहुत जगहों पे जवाब देना पड़ेगा, बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। तो ये एक बार पावर देना भी बहुत काफ़ी पावर देने जैसा हो गया था प्रेसिडेंट को। तो अब जो भी ये बात करते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंट के पास में कोई पावर नहीं है, उनको आर्टिकल 74 पढ़ना चाहिए। उसके अंदर ये चीज़ क्लियरली लिखी गई है कि एक बार क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उस एडवाइस को दोबारा भेज सकते हैं किसके पास में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में, कि आप इस एडवाइस को रिकंसिडर करो। अगर दोबारा विद और विदाउट अमेंडमेंट एडवाइस को अगर वापस भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास में असेंट के लिए, तो इस बार प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी, मतलब अप्रूवल देना पड़ेगा। दूसरी बार रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट नहीं भेज सकते। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बहुत पावर्स थी, 1976 के पहले। 76 के अंदर पावर्स लगभग खत्म हो गई प्रेसिडेंट की। फिर 78 में दोबारा पावर आ गई, इतनी नहीं आई जितनी 76 के पहले थी, बट फिर भी पावर्स दे दी गई प्रेसिडेंट की पोस्ट को। ठीक है। पावर्स हटाने के पीछे का लॉजिक गवर्नमेंट ने दिया था, बिकॉज इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो पावर्स जो है वो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। और फिर उसका भी काफ़ी यूज़ भी किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, काफ़ी सारे बिल्स भी पास कराए गए। ठीक है। फिर बात आती है, चलो अभी 1978 हो गया पूरा, और काफ़ी सारे साल निकल गए, काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स आ गए बीच में। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि क्या एक्चुअल में प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो आज के टाइम में एक रबर स्टैंप है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है, इट इट डिपेंड्स, इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि कौन सी पार्टी, मतलब देखो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर स्टेट के एमएलएज वोट करते हैं। ठीक है ना। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि लोकसभा में किसकी गवर्नमेंट है, स्टेट असेंबलीज में किसकी गवर्नमेंट है। अगर ऐसा कभी हो जाए कि लोकसभा में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है और असेंबलीज में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, और जो मैक्सिमम वोट्स आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो आते हैं लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, मतलब सॉरी, जो स्टेट असेंबलीज की जो इतनी सारी असेंबलीज हैं उनके जो एमएलए चूज करके आते हैं, वो जो वोट करते हैं सीक्रेट बैलेट सिस्टम से, उनका भी वोट लिया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। और अगर दोनों पार्टीज अलग अलग हैं, लोकसभा में कोई और पार्टी है और स्टेट असेंबलीज में कोई और पार्टी है, तो जो प्रेसिडेंट होंगे वो लोकसभा की पार्टी के नहीं होंगे, किसी और पार्टी के बैठे होंगे। लोकसभा में जो पावर में है उस पार्टी के नहीं होंगे, किसी और पार्टी के होंगे। तब कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि प्रेसिडेंट के पास में पावर्स है कि नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी के प्रेसिडेंट बैठे हैं। अगर ऑपोजिट पार्टी के हैं तो बिल्कुल पावर एक्सरसाइज की जा सकती है। ठीक है। देखो, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जब भी पार्लियामेंट हंग हो जाता है, हंग होने का मतलब हो गया कि किसी के पास में भी पूर्ण बहुमत नहीं आया, तो ये प्रेसिडेंट का प्रिरोगेटिव है कि वो, हालांकि रूल तो ये कहता है कि आप बहुमत जिनके पास में भी मैक्सिमम आई है, मेजोरिटी, उनको बुलाया जाए और क्या कहते हैं, उनको अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बोला जाए। बट ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, प्रेसिडेंट चाहें तो किसी और को भी बुला सकते हैं कि आप आकर के अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। और अगर वो अपना बहुमत किसी कोएलिशन से सिद्ध कर देते हैं तो क्या होगा उस केस में, उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये प्रेसिडेंट के हाथ में एक बहुत बड़ी पावर आ गई। दूसरी बात। अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात ये कहती है कि देखो यार, प्रेसिडेंट, मैंने माना, सब मानते हैं कि यार ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव हेड बोला गया है। इंडिया के प्रेसिडेंट और यूके के क्राउन दोनों को एक दूसरे का सिमिलर माना गया है। दोनों के दोनों सिमिलर पोस्ट हैं। यूके में क्राउन की बहुत इज्जत है और इंडिया में प्रेसिडेंट के पोस्ट की बहुत इज्जत है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत है। तो अगर प्रेसिडेंट अपना कोई ओपिनियन दे किसी बात पे, उस ओपिनियन को नकारना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ऑर्डिनेंसेस लेकर के आए कौन, रूलिंग गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट चाहे तो मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं, अब यार मैं और ऑर्डिनेंस साइन नहीं करूंगा। ये हो चुका है, प्रणब मुखर्जी के टाइम पे ये चीज़ हो चुकी है। जब बहुत सारे ऑर्डिनेंस आ रहे थे तब उन्होंने एक बार तो बोल दिया था कि अब एक और ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए।
बिकॉज ऑर्डिनेंस को यूज़ करती है गवर्नमेंट टू बाईपास द नॉर्मल पार्लियामेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट के पास में बहुत वाइड पावर्स है, मतलब ठीक है, हो सकता है। देखो, मिलिट्री के केस में तो है ही, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के सुपीरियर का सीनियर कमांडर बोला जाता है, सुपीरियर मोस्ट कमांडर प्रेसिडेंट को। और एक परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेसिडेंट के पास में बहुत सारी पावर्स हैं। तो जब भी आप ऐसा कोई आंसर लिखें जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की पावर्स को एनालाइज करना है, तो आउटराइटली ये चीज़ मत लिख दीजिएगा कभी कि दिस पोस्ट इज अ मेयर रबर स्टैम्प। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। अगर सेम पार्टी के हैं तो मे बी द प्रेसिडेंट विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज लॉट ऑफ वाइड पावर्स, है ना। लेकिन अगर पार्टी ऑपोजिट है तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट कभी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी आती है लोकसभा में, दे ट्राई टू कि भाई प्रेसिडेंट जो बनाया जाए वो ऐसे इंसान को बनाया जाए जो कभी ऐसी हंग पार्लियामेंट के केस में हम लोगों का सपोर्ट करे। हालांकि न्यूट्रल माना जाता है प्रेसिडेंट की पोस्ट को, कोई पार्टी से रिलेशन नहीं होता है, बट सॉफ्ट पावर्स बहुत सारी हैं प्रेसिडेंट के पास में। तो नेवर फॉरगेट टू राइट अ बैलेंस्ड आंसर इन दिस केस, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा और कुछ आज के संदर्भ में आपको समझ में आई होगी चीज़ें, राइट। थैंक यू वेरी मच। सो आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू।